नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रिलेशन आफ्टर द न्यूक्लियर वॉर। ये तारीख था 6 अगस्त 1945। इस डेट को जापान कभी नहीं भूल सकता। इस दिन मानव इतिहास का पहला एंड अभी तक का आखिरी न्यूक्लियर बम चलाया गया था। अमेरिका ने जापान का हिरोशिमा के ऊपर लिटिल बॉय, एक छोटा सा बच्चा नामक एटॉमिक बम से अटैक किया था और उसका ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर और एक न्यूक्लियर बम फैट मैन चलाया गया था। इस अटैक का खौफ इतना भयानक था कि मिनटों में 3 लाख लोगों ने अपना जान दे बैठे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका लाखों लोगों का जान लेने के बावजूद जापान अमेरिका को हेट नहीं करता है? चलो जानते हैं। जानने से पहले चलो हम थोड़ा पीछे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि जापान और यूएस के अंदर रिलेशन पहले से खराब था। आखिरकार दोनों एक साथ वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी का अगेंस्ट लड़ चुके थे। जापान और यूएस के अंदर 1853 से लेकर 1907 तक बहुत सारे ट्रीटी साइन हो चुका था। उनमें से पेरियविजन, हैरिस ट्रीटी और मेजी रजिस्ट्रेशन अहम है। जापान ने पहली बार अपना एम्बासी 1860 में अमेरिका में खोल चुका था। फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों का अंदर रिलेशन खराब हुआ, जो कि एक न्यूक्लियर वार तक जा पहुंचा। दोस्तों, अमेरिका ने जापान को डेवलप और मॉडर्नाइज करने में काफी मदद की। दोनों का रिलेशन में खटास तब आई जब हवाई आइलैंड, जो कि अमेरिका का कैलिफोर्निया स्टेट का सदर्न में और पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है, वहां 1886 में भारी मात्रा में जापानीज लोगों ने माइग्रेट करने लगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जापानीज लोग माइग्रेट करने में पोर्चुगल, फिलीपींस और चाइनीज भी थे, बट उनमें से मेजोरिटी जापान से थे। ये लोग बेसिकली हवाई यानी कैलिफोर्निया में अपना रोजी रोटी फिशिंग और न्यू टेक्नोलॉजी सीखने जा रहे थे। तब हवाई आइलैंड अमेरिका का कंट्रोल में नहीं था, वहाँ किंगडम ऑफ हवाई का राज था। ये आइलैंड कहीं जापान ने कब्जा ना कर ले, अमेरिका ने साल 1898 में अपना कंट्रोल में ले लेता है, क्योंकि इस आइलैंड में जापानीज लोगों का पॉपुलेशन काफ़ी मात्रा में बढ़ गया था। दूसरी तरफ अमेरिकन के अंदर एंटी जापानीज सेंटिमेंट भनक रहा था, क्योंकि उनका मानना यह था उनका रिसोर्सेज एंड जॉब मार्केट के ऊपर जापानीज माइग्रेंट्स कब्जा कर रहे हैं। इसीलिए कई जगह पे अमेरिकन ने जापानीज को मारना पीटना शुरू कर दिया। बट उस टाइम का अमेरिका का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ये नहीं चाहते थे कि जापानीज के साथ कोई दुश्मनी लिया जाए। इसीलिए 1907 में वो जापान के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, जिसका नाम है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के मुताबिक जापान ने अपना लेबर माइग्रेंट को हवाई आइलैंड को भेजना बंद कर देगा। बदले में अमेरिका ये इंश्योर करेगा कि कैलिफोर्निया में जापानीज के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अमेरिकन ने जापानीज को मारना पीटना बंद नहीं किए थे, जो कि जापान को राज नहीं आ रहा था। फिर साल 1905 आता है, जब अमेरिका और जापान अपना अपना हितों को देखते हुए और एक एग्रीमेंट करते हैं। इस एग्रीमेंट के मुताबिक अमेरिका जापान का कोरिया का ऊपर, जो आज का नॉर्थ एंड साउथ कोरिया है, एंड जापान अमेरिका का फिलीपींस का ऊपर अपना कंट्रोल को एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों, जापान ने कोरिया का ऊपर कब्जा करने के बाद उसका एक्सपेंशन माइंडसेट यहीं पे नहीं रुकता है। वो एक ग्रेटर एशिया का ख्वाब देख रहे थे। इसीलिए वो 1940 तक चाइना का मंचूरिया, देन कोस्टल चाइना, देन मंगोलिया, वियतनाम, कंबोडिया एंड लाओस का ऊपर अपना कब्जा बना लेते हैं। सो अमेरिका ने यह सोचा कि एक तरफ जर्मनी ने यूरोप में एक के बाद एक जंग छेड़ रखा है, एंड दूसरी तरफ जापान ने एशिया में अपना टेरिटरी को एक्सपेंड करते जा रहे हैं। इसीलिए अमेरिका ने सोचा जापान को कैसे भी करके रोकना पड़ेगा। बट वो खुद इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका सामने वर्ल्ड वॉर 1 का बेकार से एक्सपीरियंस था। इसीलिए वो पहले अपना डिफेंस पार्टनर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया एंड डच का साथ मिलके जापान को कॉपर, आयरन एंड स्टील सप्लाई बंद कर देता है। फिर बाद में ऑयल सप्लाई बंद कर देता है, क्योंकि जापान का 90% ऑफ ऑयल रिक्वायरमेंट इन देशों से सप्लाई होता था। अमेरिका को ये लगा कि ऑयल सप्लाई बंद करने से हो सकता है जापान अपना बिस्तर एटीट्यूड छोड़ के फिर सुधर जाए। इन देशों ने जापान का सामने ये कंडीशन रखा, अगर वो चाइना का कब्जा किया हुआ एरिया छोड़ दे तो उसको ऑयल सप्लाई हो सकता है। फिर जापान ने ये देखा कि इनका कंडीशन में एग्री होना मतलब जापान का जो ख्वाब था ग्रेटर एशिया बनाने का, उसको तो भूल जाना पड़ेगा। सो इसीलिए जापान ने ये सोचता है कि अगर उसका ज़रूरत का ऑयल किसी दूसरे सोर्स से मिल जाए तो उसको अमेरिका के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। सो इसीलिए वो मलेशिया और इंडोनेशिया के ऊपर अटैक करके वहाँ का ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्स का ऊपर कब्जा करने का प्लान बनाता है। बट उसका सामने एक प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उस टाइम मलेशिया ब्रिटेन का अंडर था, जो कि ब्रिटिश मलया करके बुलाया करते थे, एंड इंडोनेशिया डच गवर्नमेंट का अंडर था। इनका ऊपर अटैक मतलब अमेरिका के ऊपर अटैक, क्योंकि उस टाइम अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया एंड डच एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर हुआ करते थे। इनकेस मतलब अमेरिका अटैक नहीं करते हैं
तब भी जब जापान ने फिलीपींस के ऊपर अटैक करेगा तब तो अमेरिका को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम फिलीपींस अमेरिका का कंट्रोल था एंड विदाउट फिलीपींस जापान का जो ख्वाब था ग्रेटर एशिया का, उसका कोई मतलब ही नहीं था। तो इसीलिए जापान ने अमेरिका के ऊपर सरप्राइज अटैक करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि सीधी टक्कर में जापान कभी अमेरिका को डिफीट नहीं कर सकता है। तो जापान ये सोचता है अगर वो अमेरिका का सैन्य अड्डा का पर अचानक धावा बोल के अमेरिका का डिफेंस एसेट्स को डिस्ट्रॉय किया जाए, हो सकता है कि अमेरिका अटैक करने नहीं आए। इसी स्ट्रैटेजी पे काम करते हुए जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका पर्ल हार्बर, जो कि एक नेवल बेस था, उसके ऊपर 350 एयरक्राफ्ट के साथ अटैक कर देता है। इस अटैक में अमेरिका को लगभग 2400 अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाते हैं, 180 यूएस एयरक्राफ्ट्स, 19 यूएस नेवी वारशिप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड उसके बाद जापान ने फिलीपींस का ऊपर कब्जा कर देता है। इसका रेस्पॉन्स में अमेरिका ऑपरेशन डाउनफॉल स्टार्ट कर देता है। अमेरिका ब्रिटेन का साथ मिलकर जापान का ओकिनावा आइलैंड का ऊपर अटैक करता है। अमेरिका का सोचना यह था कि जापान का ओकिनावा आइलैंड का ऊपर अटैक करके जापान का झुकला जा सकता है, बट दोस्तों ऐसा होता नहीं है। जापान के सोल्जर ने कड़ी टक्कर देते हुए आखिरी सांस तक लड़ते रहे। बदौलत अमेरिका का भारी मात्रा में सोल्जर्स मारे जाते हैं एंड देखते देखते इस वार में जर्मनी इटली कूद जाते हैं एंड ये एक वर्ल्ड वॉर 2 का रूप ले लेता है। एक साइड था एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी, इटली एंड जापान थे एंड दूसरी तरफ थे अलाइड पावर, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस एंड सोवियत यूनियन था। दोस्तों यहाँ हम वार का डिटेल्स में नहीं जाते हुए हमारा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1943 आते आते इटली सरेंडर कर देता है। इन अप्रैल 30, 1945 हिटलर अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर देता है एंड इसका साथ जर्मनी ने सरेंडर कर देता है। बट एक्सिस पावर से एक लौता देश जापान ऐसे था जो कि सरेंडर नहीं कर रहा था, क्योंकि जापानीज लोगों ने एम्परर हिरोटो को अपना भगवान जैसे मानते थे। एम्परर हिरोटो जापान का लोगों का ब्रेन वॉश ऐसे किए थे कि हर कोई उनका आदेश को भगवान का आदेश से मानते थे। उनका मानना यह था कि दुश्मन का सामने सरेंडर करना देश के लिए एक बेइज्जती जैसा बात है और जो कोई उनका आदेश को नहीं मानेगा वो देश का साथ गद्दारी करने जैसा बात है। इसीलिए जापानीज लोग ने अपने जान तक देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरी तरफ अमेरिका अपना हेवी लॉस को देखते हुए जापान का ऊपर न्यूक्लियर बम से अटैक करने का प्लान बनाते हैं। The unprovoked attack by Japan on Sunday, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. बट उससे पहले अमेरिका ब्रिटेन के साथ मिलकर जापान को अनकंडीशनल सरेंडर करने के लिए बोलते हैं। बट जापान को ये भनक तक नहीं था कि एटॉमिक बम जैसा ऐसा कोई बम है। आखिरकार उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन का ऑर्डर पे अगस्त 6, 1945 को जापान का हिरोशिमा के ऊपर न्यूक्लियर बम से अटैक किया जाता है एंड इस अटैक पे जापान का लगभग 1,29,000 लोगों का जान चला जाता है। अमेरिका ने यह सोचा कि हिरोशिमा के ऊपर अटैक करने के बाद हो सकता है जापान ने सरेंडर कर देगा, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस अटैक में जापानीज आर्मी के बजाय ज़्यादातर जापानीज लोगों का जान चला गया था एंड एम्परर हिरोटो इसका लॉस का आकलन करने में असफल रहे, क्योंकि उस टाइम आज की तरह कम्युनिकेशन का माध्यम अच्छा नहीं था। इसीलिए जापान ने अमेरिका सामने सरेंडर करने के लिए मना कर देता है। फिर अमेरिका हिरोशिमा का अटैक करने 3 दिन बाद अगस्त 945 को नागासाकी के ऊपर और एक न्यूक्लियर बम डाल देता है एंड इसमें लगभग 80,000 जापानीज लोगों का जान चला जाता है। एंड फाइनली जापान ने अमेरिका सामने सरेंडर कर देता है। दोस्तों हम यहाँ ये जानने के लिए कोशिश करते हैं कि कैसे अमेरिका का दो बार न्यूक्लियर बम से अटैक करने के बाद कैसे जापान और अमेरिका के अंदर रिलेशन नॉर्मलाइज होता है। चलो आगे जानते हैं। अमेरिका जापान को 1945 से लेकर 1952 लगभग 7 साल अपना कंट्रोल में रखता है। इस दौरान अमेरिका जापान में एक एम्परर स्टेट से एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने में कोशिश करता है। इस कोशिश में जापान को अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि ये बेसिकली जनरल मैकआर्थर का इन्फ्लुएंस में बनाया गया था। यहाँ पे अमेरिका का गोल सिर्फ ये नहीं था कि जापान को रीबिल्ड करके वहाँ पे पीस लाना। अमेरिका ये चाहता था कि जापान, जो कि एक हिस्टोरिकल पावरफुल कंट्री था, उसको इस्तेमाल करके एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाए।
और जापान के लोगों का जो एम्परर हिरोशिमा का पर अपना मोह भंग होता उसका फ़ायदा उठा के जापान का एक डेमोक्रेटिक वैल्यू का स्थापना किया जाए। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका पॉजिटिवली ये चाहता था कि जापान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक एम्परर कॉलोनियल माइंडसेट से ट्रांसफॉर्म होकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए। दोस्तों, ये एक ऐसा स्टेप था जो कि जापानीज लोगों का अमेरिकन का ऊपर भरोसा बढ़ाया था। अमेरिका ने एक वार पे डिफीटेड कंट्री को ह्यूमिलेट करने का बजाय एक पॉजिटिव अप्रोच से जापानीज लोगों का प्राइड को ध्यान देते हुए काफ़ी से स्टेप्स लिए, जैसे कि एम्परर हिरोशिमा को जापान का सर्वोच्च पद पर बनाए रखना। जनरल मैकआर्थर को ये भली भांति पता था कि एम्परर हिरोशिमा वार पे डिफीट होने के बावजूद जापानीज लोगों ने उनको बहुत पसंद करते थे। उनका अगेंस्ट वार क्राइम्स में कन्विक्ट करना मतलब जापानीज लोगों को नाराज़ करना, जो कि एक स्मूथली ट्रांजिशन प्रोसेस को बाधा आ सकता था। इसीलिए एम्परर हिरोशिमा को अमेरिका ने जापान का प्रीमियर बनाए रखे और लोगों के अंदर ये इंप्रेशन देने में कोशिश किए कि उनको उनका साथी लीडर्स ने धोखा दिए। अमेरिका ने जापानीज एम्परर हिरोशिमा द्वारा एक वेल क्राफ्टेड मैसेज बुलवाया गया कि जापान ने शांति को पसंद किया, ना कि ऑटोमिक वार को। 世界の体制と帝国の現状とに鑑み非常の措置をもって自局を収集せんと欲しここに終了なる汝臣民に次ぐ秦は帝国政府をして米英四蘇四国に対しमैसेज पे द वर्ड सरेंडर कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है जापानीज लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का लग सकता था। अमेरिका ने ये इंश्योर किया कि वार की वजह से जापान में जो गरीबी और अनाज की कमी है वो ना हो। इसीलिए अमेरिका ने एयरलिफ्ट करके लगभग 22,750 टन का अनाज सप्लाई किया, जो कि आज तक का एक रिकॉर्ड है। जापानीज लैंग्वेज एंड कल्चर को समझने के लिए निसेई कम्युनिटी, ये जापानीज माइग्रेंट जो अमेरिका में रह रहे थे, उनका हेल्प लिया गया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अमेरिका एंड जापान के अंदर जो लैंग्वेज बैरियर था वो नहीं रहा। ये निसेई कम्युनिटी जापान को रजिस्ट्रेशन करने में काफ़ी मदद की, जैसे कि अमेरिका जेल में जो वार क्रिमिनल्स रह रहे थे उनको समझा बुझा कर सोसाइटी का मेंस्ट्रीम में लाना। ये लोग सोसाइटी को मॉनिटर करके खतरों को भापते थे और जो इंडस्ट्री वार मटेरियल से बनाते थे उसको डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी मदद कर रहे थे। इतना ही नहीं, ये लोग जापान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में भी मदद कर रहे थे, क्योंकि ये लोग जापान को अमेरिका से ज़्यादा समझते थे। जापान का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 9 में ये लिखा गया कि अमेरिका ज़रूरत पड़ने पर जापान का मिलिट्री बेस यूज़ करके जापान को बाहरी देशों में से प्रोटेक्ट करेगा। जापान अपना सोवरेन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका का हेल्प लेगा। अगर कोई थर्ड कंट्री जापान और यूएस के ऊपर अटैक करेगा, देन ये दोनों देश मिलके उसका सामना करेंगे। अगर अमेरिकन सोल्जर जापान का सॉइल में न्यूक्लियर वॉरहेड रिसीव करेगा, देन जापान का प्रायर कंसल्टेशन लेना जरूरी होगा। ओवरऑल अमेरिका ने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जापान को रजिस्ट्रेशन करने में काफ़ी मदद कर रहा था। दोस्तों, जापान के लोग अपना देशभक्ति के लिए दुनिया में जाना जाते हैं। वो अपना खोया हुआ प्राइड और अपना देश को फिर से खड़ा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। जापान के गवर्नमेंट ने अपना पूरा फोकस इंडस्ट्री को रिवाइव करने में लगा दिया, क्योंकि उनको अब अपना प्रोटेक्शन के लिए बजट एलोकेट करना नहीं पड़ रहा था। वो सिर्फ अपना बजट का सिर्फ कुछ हिस्सा इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए खर्च कर रहे थे। इसका परिणाम स्वरूप जापान का इंडस्ट्रियल ग्रोथ सबसे ऊंचे स्तर में पहुंच जाता है। जापान का पास सबसे कम फार्मलैंड होने के बावजूद न्यू टेक्नोलॉजी से खेती करने की वजह से दुनिया का सबसे अच्छा पैदावार लैंड बन जाता है। जापान के लोगों ने एशिया में दूसरे देशों के मुकाबले अच्छा खाना, कपड़ा और घरों में रहने लगे। जब 1950 में दुनिया में इंडस्ट्रियल रिसेशन आया था, तब जापान ने लिस्ट अफेक्टेड हुआ था बिकॉज ऑफ अमेरिकन एड। अमेरिका हर साल जापान को लगभग $200 मिलियन का एड दे रहा था, जो कि जापान का इकोनॉमी में जान डालने का काम कर रहा था। जापानीज लोगों ने अपना डिफीट को भूल कर वो अपना स्किल्स, हार्डवर्क एंड टेक्नोलॉजी का पर ध्यान दे, जिसका परिणाम वो वर्ल्ड मार्केट में अपना दबदबा हासिल करने में कामयाब रहे। अमेरिका ने एक तरफ जापान को इकोनॉमिक एड दे रहा था और दूसरी तरफ जापान का हाई क्वालिटी एक्सपेंसिव गुड्स खरीद रहा था, जो कि दूसरे देश अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। देखा जाए तो जापान का अमेरिका का रिलेशन जापान का इकोनॉमिक ग्रोथ का एक गारंटर था। जापान ने अपना हाई क्वालिटी स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी की वजह से धीरे धीरे अमेरिकन का जॉब मार्केट का पर कब्जा करने लगे और देखते देखते बाय 1980s जापान वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है। दोस्तों, जापान को डेवलप एंड वर्ल्ड इकोनॉमी में टॉप 3 में पहुंचाने के लिए अमेरिका का अहम भूमिका है। सोचिए,
अगर अमेरिका जापान को एक्सप्लॉइट करके जापान का रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर लेता, क्या जापान आज डेवलप कंट्री में काउंट होता? ये वो सब वजह है जिसकी वजह से जापान ने अमेरिका को हेट नहीं करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आगे इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।